नमस्कार दोस्तों, विजय अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक और क्लास को। पिछली क्लास में हमने कवर कर लिए थे विशेषताएं और मिनिमम मैक्सिमम शेयर। तो चलिए आज हम इस क्लास में बात करेंगे साझेदारी संलेख का अर्थ और तत्व क्या होते हैं। साझेदारी संलेख का अर्थ क्या होता है और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं साझेदारी संलेख में, तो उसे कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए मिनिमम शेयर कितने होने चाहिए 2 और मैक्सिमम कितने होने चाहिए 50। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से जरूर पूछेगा। तो पूछ सकता है वो कि मैक्सिमम कितने शेयर होते हैं सामान्य व्यापार में, तो वो कितने होते हैं 50। चलिए बात करते हैं आगे। साझेदारी संलेख का अर्थ और तत्व। साझेदारी संलेख का अर्थ क्या होता है और उसके तत्व क्या होते हैं। तो देखिए साझेदारी संलेख की स्थापना कैसे होती है। साझेदारी की स्थापना कैसे होती है, एक अनुबंध द्वारा होती है। कैसे होती है, एक अनुबंध द्वारा। मतलब बिना अनुबंध के क्या कोई साझेदारी की स्थापना की जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं। साझेदारी अनुबंध कैसा हो सकता है, या तो लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है या दोनों रूप में हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। साझेदारी की स्थापना कैसे होगी, अनुबंध से होगी। और अनुबंध कैसा हो सकता है, लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है। परंतु अनुबंध का होना आवश्यक है। मतलब क्या सबसे ज्यादा आवश्यक है, अगर अनुबंध का होना, अगर अनुबंध है तो ही होगा। एग्रीमेंट, ठहराव जिसे कहते हैं, या तो वो होना जरूरी है। साझेदारी व्यवसाय की स्थापना करते समय साझेदारी से संबंधित सभी शर्तों को एक पत्र पर लिखा जाता है। मतलब साझेदारी संलेख क्या होता है, जिसमें सभी शर्तों को एक पत्र पर लिखा जाता है। मतलब जैसे ये एक पेज है और इस पर सारी शर्तें लिखी जाएंगी, सारी शर्तें लिखी जाएंगी कि ये शर्तें आपको पूरी करनी है। तो ये शर्तों को लिखा जाएगा यहाँ पर कि ये शर्तों को आपको पूरा करना है, तो ये साझेदारी हो जाएगी। तो ये शर्तें कौन सी दी होंगी, यहाँ पर शर्तें दे रखी होंगी कि ये शर्तें हैं, ये नाम है, ये पता है, साझेदारों का नाम पता ये है, इनको ये कंडीशन पूरी करनी होंगी। तो जब ऐसे पत्रों पर सारी शर्तें लिख दी जाती हैं तो उसको, उस पत्र को क्या कहा जाता है, उस पत्र को कहा जाता है साझेदारी संलेख। ठीक है, यही लिखित पत्र साझेदारी संलेख कहलाता है। ठीक है, तो साझेदारी संलेख किसे कह सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो अगर एग्जामिनर ये पूछता है कि साझेदारी संलेख किसे कहा जाएगा, तो साझेदारी संलेख उसे कहा जाता है जिसमें सभी शर्तें लिखी हुई होती हैं। उसे साझेदारी के संबंध में जो भी शर्तें उस पर लिखी होती हैं उसे साझेदारी संलेख कहा जाता है। ठीक है, यदि किसी कारणवश साझेदार में आपस में कोई अनुबंध नहीं होता है, मतलब क्या हुआ, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई अनुबंध नहीं हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, फिर भारतीय साझेदारी अधिनियम की व्यवस्थाएं लागू होंगी। मतलब अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एग्रीमेंट की अनुपस्थिति में क्या होता है, एग्रीमेंट की अनुपस्थिति में क्या नियम शर्तें अप्लाई होंगी, साझेदारों की आपसी सहमति से अप्लाई होंगी, जो वो आपस में बाद में डिसाइड कर लेंगे वो लागू होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू होगा, या तीनों चीजें लागू होंगी, या सभी लागू होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा कि अगर ठहराव नहीं है, अनुबंध नहीं है, तो अनुबंध की उपस्थिति में क्या होता है, अनुबंध की अनुपस्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम की व्यवस्थाएं लागू होंगी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब साझेदारी संलेख में क्या क्या होना जरूरत है, मतलब मेन क्या होना चाहिए साझेदारी संलेख में, ये बातें तो होना, ये इन्फॉर्मेशन होना तो क्या है, आवश्यक है। मतलब ये चीजें तो इसमें होना ही चाहिए। तो पहला क्या होना चाहिए, फर्म का नाम, व्यापार क्या है, मतलब फर्म का नाम क्या है वो लिखा होगा, व्यापार क्या है, किसका व्यापार कर रहे हैं, जैसे ये कपड़े बेचने का व्यापार है, ये बताना है कि व्यापार का स्वरूप क्या है वो बताना होगा। और स्थान, स्थान मतलब कहाँ पर ये है, कहाँ पर ये स्थित है साझेदारी, ये आपको बताना है। जैसे हमारे इस उसमें कहाँ पर ये स्थित है, मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये इंदौर में स्थित है। साझेदारी कहाँ पर स्थित है, साझेदारी का व्यापार और साझेदारी कहाँ पर स्थित है, तो इंदौर में स्थित है। अब दूसरा हम क्या लिखेंगे, नाम और पता, किसका, साझेदारों का। अब साझेदारों का नाम और पता, हमारा जो एग्जाम्पल है पिछले वीडियो का, मैं उसी को ही कैरी कर लेता हूँ। कि देखिए मान लीजिए एक राम और मोहन, क्या है, राम और मोहन दो साझेदार हैं। तो हम इनमें क्या लिखेंगे कि एक साझेदार का नाम क्या है, राम, और दूसरा साझेदार क्या है, मोहन। राम कहाँ रहता है, राम रहता है इंदौर में, राम जी जो है वो रहते हैं इंदौर में, मैं एक्स वाई ही लूंगा ज्यादा ठीक रहेगा। और दूसरा जो मोहन है वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं भोपाल में। कहाँ रहते हैं, भोपाल में, या ये भी इंदौर में रहते हैं, जो भी है। तो इनका नाम और पता आ जाएगा। दूसरी बात हम क्या लिखेंगे, लाभों का विभाजन। लाभों का विभाजन, तो लाभों का विभाजन का अनुपात, किस अनुपात में इनका शेयर डिफाइन किया जाएगा, किस अनुपात में लाभों को बांटा जाएगा। जैसे हम क्या मान लेंगे 1:1, जैसे 1:1 में।
तो पहला क्या होगा, क्या क्या आवश्यक तत्व होंगे, नाम, व्यापार, दूसरा है स्थान, तीसरा दूसरे पॉइंट में क्या है, साझेदारों का नाम और पता होना चाहिए, तीसरा क्या है, साझेदारों के लाभों का विभाजन होना चाहिए, चौथा हो जाएगा फर्म की पूंजी, फर्म की पूंजी और साझेदारों की पूंजी में भाग, साझेदारों का पूंजी में भाग मतलब फर्म की पूंजी क्या होगी, साझेदारों का पूंजी में भाग क्या होगा, ये लिख दिया जाएगा। आहरण की धनराशि, आहरण कितना किया जाएगा, आहरण की धनराशि ये भी लिखा हुआ होगा। दूसरा क्या होगा, लेखों को रखने, उनका अंकेक्षण मतलब ऑडिटिंग कराने संबंधी नियम, वित्तीय वर्ष की अवधि, ये सब चीजें होंगी। मतलब ऑडिट कैसे कराएंगे उसके नियम, कहाँ पर लेखे रखे जाएंगे, लेखे में क्या क्या रखा जाएगा, ये सब चीजें, और वित्तीय वर्ष की अवधि ये भी बताया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या रखा जाएगा, दूसरी बातें क्या होंगी आवश्यक तत्वों में, तो होगा पूंजी खाता, चालू खाता और आहरण पर ब्याज की व्यवस्था। पूंजी खाता होगा, चालू खाता होगा, और आहरण अगर कोई किया जा रहा है, कोई ड्राइंग की जाएगी तो उस पर ब्याज कितना लिया जाएगा ये भी बताया जाएगा। ठीक है, साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज की व्यवस्था, मतलब क्या है, अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई कोई क्या है, कोई साझेदार है, कोई साझेदार है, वो क्या दे रहा है, फर्म को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, फर्म को उसने लोन दिया, मतलब क्या हुआ, फर्म को अलग से पैसा, जो पूंजी देनी थी वो तो दे ही दिया, उसने लोन दिया, लोन कितने का दिया, लोन दिया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का लोन दिया, तो इस 1 लाख रुपए के लोन पर उसको ब्याज कितना प्रतिशत दिया जाएगा ये भी लिखा होगा, ब्याज कितना प्रतिशत दिया जाएगा ये लिखा होगा। मान लीजिए संलेख में लिया है 12%, क्या लिखा है 12% पर एनम, क्या लिखा है 12% पर एनम, इसका मतलब क्या हो गया, हर साल उसको 12% की दर से ब्याज दिया जाएगा, मतलब कितना ब्याज दिया जाएगा एक साल का, उसको 12,000 रुपए ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये लिखा होगा तो ये दिया जाएगा। और अगर ये सब चीजें नहीं लिखी होंगी तो फिर क्या होगा, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं लिखा होगा, जैसे आहरण का नहीं लिखा हुआ या ऋण पर ब्याज कितना लिया जाएगा ये कुछ नहीं लिखा होगा, तो फिर उस अवस्था में क्या होगा, साझेदार भारतीय साझेदारी अधिनियम की व्यवस्थाएं वहां वहां लागू हो जाएंगी। जहां पर इनका जो साझेदारी संलेख है वो साइलेंट होगा तो वहां पर क्या लागू होगा, तो वहां पर भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, साझेदारों को वेतन कितना दिया जाएगा, किसको कितना वेतन दिया जाएगा ये लिखा जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, उनको बोनस कितना दिया जाएगा, कमीशन संबंधी नियम क्या होंगे, अगर कोई कमीशन भी दिया जाना है तो कमीशन कैसे दिया जाएगा, किस रेट पर दिया जाएगा, कैसे उसकी व्यवस्थाएं की जाएंगी, ये सारी बातें उसमें लिखी होंगी। दूसरा क्या है, साझेदारी में परिवर्तन होने पर ख्याति का मूल्यांकन की विधि। अब क्या होगा, कई बार साझेदारी में परिवर्तन होता है, किसी भी कारण से अगर साझेदारी में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल। ठीक है, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल। तो वो गुडविल की कैलकुलेशन किस विधि से की जाएगी, ठीक है, मूल्यांकन की विधि क्या होगी, किस प्रकार से किया जाएगा वो भी बताना होता है। और दूसरा क्या है, साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण और मृत्यु के संबंध में नियम, कि जब वो मृत्यु, किसी साझेदार का प्रवेश किया जाएगा या कोई अवकाश ग्रहण कर रहा है साझेदार, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाएगी तो तब क्या किया जाएगा, उसके संबंध में भी नियम यहाँ पर लिखे होंगे। दूसरा क्या होगा, साझेदार के दिवालिया होने पर, अब कोई साझेदार क्या हो गया, कोई साझेदार दिवालिया हो गया, कोई साझेदार दिवालिया होने पर उसकी पूंजी की कमी के शेष को किस किस साझेदारों के संबंध में नियम भी बताना होगा। मतलब क्या होगा, कोई साझेदार हो गया दिवालिया तो उसकी पूंजी की कमी को शेष साझेदारों में बांटने संबंधी नियम। मतलब क्या हो गया, मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, इस वीडियो में वापस से एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ए, बी और सी, ठीक है, ये तीनों साझेदार हैं। अब इनके जो कमी आ रही है, मान लीजिए 1 लाख रुपए की जो कमी आ रही है, 1 लाख रुपए की कमी आ रही है, ए क्या हो गया, दिवालिया हो गया, ए क्या हो गया यहाँ पर, ए जो है वो दिवालिया हो गया, तो इसकी कमी बी और सी जो है वो दूर करेंगे। इसकी कमी को कौन दूर करेगा, अब ए तो दिवालिया हो गया, तो अब ए दिवालिया हो गया तो इसकी 1 लाख रुपए की पूंजी को कमी जो बी और सी है वो किस अनुपात में करेंगे, ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, किसमें लिख सकते हैं, साझेदारी संलेख में, तो फिर उस अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इनका अनुपात क्या था, 3:7, 3:7 का अनुपात था। मतलब क्या हो जाएगा, 30,000 कौन देगा, 30,000 रुपए बी देगा, इसकी कमी पूंजी की कमी, और 70,000 रुपए कौन देगा, सी देगा। तो इस प्रकार का एक रेशो बना दिया जाएगा। तो ये रेशो कहाँ पर दिया होगा, साझेदारी संलेख में दिया होगा। और अगर ये रेशो नहीं दिया हुआ होगा तो फिर क्या होगा, फिर हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम के नियम लागू होंगे। ये बात ध्यान रखना, प्रावधान जो है उनके लागू होंगे, भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रावधान लागू हो जाएंगे। फर्म के विघटन के संबंध में नियम, मतलब अगर फर्म का विघटन किया जा रहा है तो उसके संबंध में भी नियम बनाए जा सकते हैं, कब फर्म का विघटन किया जाएगा, कब किया जा सकता है, कैसे किया जाएगा, ये भी। ठीक है, समझ में आ गई ये सारी बातें।
तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। तो एक बार से रिवाइज कर लीजिए कि किस किस संबंध में साझेदारी संलेख के नियम होंगे, संलेख में किन किन बातों का होना आवश्यक है। तो देखिए पहला तो क्या होगा, फर्म का नाम, व्यापार क्या है, कहाँ पर स्थान है, ये बताना होगा। दूसरा है साझेदारी का, साझेदारों के नाम और पते दिए रहते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, लाभों का विभाजन। देखिए एक बार आप रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ, तो आपको ये बातें याद रहेंगी, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, कभी साझेदारी संलेख पर उसने क्वेश्चन पूछा तो आपको ये बातें याद आ जाएंगी। दूसरा क्या हो जाएगा, पूंजी के संबंध में, पूंजी के संबंध में नियम होगा यहाँ पर। दूसरा क्या होगा, आहरण की धनराशि कितनी होगी, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज क्या होगा, ऋण अगर कोई साझेदार दे रहा है तो उस पर ब्याज क्या होगा, चालू खाते पूंजी खाते के संबंध में नियम होंगे। और क्या होगा, वेतन बोनस कमीशन के संबंध में नियम होंगे। और क्या नियम होगा, साझेदारी में परिवर्तन होता है तो ख्याति का मूल्यांकन कैसा किया जाएगा, प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु के संबंध में नियम क्या होंगे, और अगर कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उसकी पूंजी की कमी को बाकी साझेदार किस रेशो में बांटेंगे उसके संबंध में नियम होंगे, और साझेदारी के विघटन के संबंध में नियम होंगे। तो ये सारी बातें आवश्यक तत्व आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में नियम। अब साझेदारी संलेख क्या हो गया, अनुपस्थिति है, मतलब साझेदारी संलेख अवेलेबल नहीं है, अब्सेंस है, मतलब साझेदारी संलेख कुछ है ही नहीं, फर्म में साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया। तो क्या हो जाएगा, जब अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाया जाता है तो अनुपस्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होंगे। क्या होगा, नियम लागू होंगे। बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये सीधा पूछा जा सकता है, सीधा की सीधा क्वेश्चन कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में क्या होता है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रावधान या नियम लागू होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब अगर ये नियम लागू होंगे तो बात ध्यान रखने वाली बात है, क्या क्या हो जाएगा। तो देखिए, फर्म किसी भी साझेदार को उसके द्वारा किए गए कार्यों के बदले में वेतन अथवा पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करेंगे। मतलब अगर कुछ भी संलेख में नहीं है तो फिर क्या होगा, कोई कमीशन बोनस नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी सैलरी जो है, सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, जब इसके रूल लागू हो जाएंगे तो सैलरी नहीं दी जाएगी। दूसरा हो जाएगा, फर्म के प्रत्येक साझेदार को व्यापार में संचालन में भाग लेने का अधिकार होगा। मतलब जो भी साझेदार है, जैसे ए बी सी, तीन साझेदार हैं साझेदारी फर्म में, तो तीनों लोग क्या कर सकते हैं, फर्म के व्यापार में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब कुछ भी नहीं बोला गया तो सबको अधिकार हो जाएगा। दूसरा क्या है, प्रत्येक साझेदार फर्म की पुस्तक को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, और उनकी क्या ले सकते हैं, प्रतिलिपि की प्राप्त करने का अधिकार होता है। मतलब क्या कर सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं, फोटो कॉपी ले सकते हैं या कॉपी ले सकते हैं, किसकी, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको देख सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं और उनकी कॉपी भी ले सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, जो लाभ हानि है उसको किसके अनुपात में बांटा जाता है, तो समान अनुपात में। ठीक है, समान अनुपात में बांटा जाता है, मतलब 1:1:1 में। हमारे उसमें तीन साझेदार हैं तो कितना हो जाएगा, 1:1:1 में बांटा जाएगा, समान अनुपात में। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। और क्या हो जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, मतलब जो ड्राइंग करते हैं उस पर ब्याज भी नहीं लिया जाएगा, ना तो ब्याज दिया जाएगा ना ही ब्याज लिया जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर साझेदार द्वारा पूंजी के अतिरिक्त, मतलब जो उसको कैपिटल देना उसके अतिरिक्त उसने क्या करा है, फर्म को ऋण दिया है, तो कितने प्रतिशत से उसको ब्याज दिया जाएगा, 6% से। कुछ भी नहीं बोला है तो फिर कितने परसेंट से ब्याज दिया जाएगा, 6% से। पर देखिए, हमने जब उधर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि साझेदारी संलेख में लिखा है कि 12% से ब्याज दिया जाएगा, तो फिर कितने परसेंट से दिया जाएगा ब्याज, 12% पे। किस पर, ऋण पर ब्याज। चलिए वापस से हम आगे आ जाते हैं। क्या है, किसी भी नए साझेदार का प्रवेश सभी साझेदारों की सहमति से ही हो सकेगा। मतलब अगर कोई न्यू पार्टनर को इंटर करना है, न्यू पार्टनर की एंट्री कैसी होगी, सभी पार्टनरों की कंसेंट से होगी। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, सभी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों की सहमति से किया जाएगा। मतलब किसी भी साझेदार का अगर अवकाश ग्रहण करना है, मतलब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है तो भी वो कैसे होगा, सभी साझेदारों की सहमति से ही होगा। मतलब किसी को आना है या जाना है तो उसमें क्या होगा, सभी साझेदारों की कंसेंट लगेगी। यदि किसी साझेदार द्वारा जानबूझकर, मतलब क्या करता है, वो लापरवाही करता है अपने काम में, और उसके कारण क्या होता है, फर्म को हानि होती है, मतलब क्या होता है, लॉस होता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति उसको करनी होगी। मतलब उसको लॉस का कंपनसेशन कौन करेगा, जिसके कारण ये हुआ है। लॉस का कंपनसेशन कौन करेगा, लॉस की क्षतिपूर्ति कौन करेगा, वो साझेदार करेगा जिसके कारण ये हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूंगा इसमें आईएमपी पॉइंट क्या है। तो आईएमपी पॉइंट ये है, आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर क्षतिपूर्ति होती है अनुपस्थिति में, क्या होता है, अगर कोई भी लापरवाही के कारण कोई हानि होती है तो कौन क्षतिपूर्ति करेगा, वो करेगा। और ये 6% वाला तो मोस्ट आईएमपी, ऋण में क्या मिलेगा, ब्याज की दर कितनी होगी, 6% होगी। चलिए पॉइंट नंबर 11 पर बात कर लेते हैं। अगर किसी साझेदार ने फर्म की व्यक्तिगत संपत्ति
और व्यापारिक संबंध, व्यक्तिगत संपत्ति, व्यापारिक संबंध अथवा फर्म के नाम का प्रयोग करके कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त किया। ये बात ध्यान रखने वाली बात क्या है, मतलब पर्सनल प्रॉफिट या पर्सनल प्रॉफिट प्राप्त किया है तो उसे उसका पूर्ण विवरण तथा लाभ का ब्यौरा फर्म को देना होगा। मतलब आपने क्या करा, मैं इसको एग्जांपल को समझा देता हूं कि ए बी सी ये तीन पार्टनर थे। अब जो ए था उसने क्या करा, उसने है ना, उसने एक वो ले लिया, क्या ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। कॉन्ट्रैक्ट क्या ले लिया, लोगों को, कंपनी जो साझेदारी फर्म थी इसके पास बसें थी, ट्रांसपोर्टेशन का इनका काम था, बसें थी, ठीक है, इनके पास बस थी। तो इन्होंने क्या करा, ये ए भाई ने एक क्या करा, एक पर्सनल ट्रिप ऑर्गेनाइज कर दी, एक पर्सनल ट्रिप ऑर्गेनाइज कर ली। और जो ये बस थी, ये बस तो किसकी है, साझेदारी फर्म की है। इस बस का उपयोग इसने कर लिया क्योंकि ये पार्टनर था। तो ये पार्टनर ने क्या करा, अपना एक निजी एक ट्रिप बना ली और वो ट्रिप से इसने इस बस का यूज कर लिया। कौन सी बस का, जो साझेदारी फर्म की थी। और ये बस से उसने कितने का प्रॉफिट कमा लिया, इस ट्रिप से 1 लाख रुपए का। ये किसके कारण कमाया है, ये एक बस जो है वो किसकी है, ये साझेदारी फर्म की बस है। परंतु इसका उपयोग किसने करा, ए ने। किसके लिए करा, एक निजी उपयोग के लिए करा और उससे क्या करा है, प्रॉफिट कमा लिया। तो ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है ये किसको देना पड़ेगा, ये साझेदारी फर्म को देना पड़ेगा और इसका विवरण भी देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसको प्रॉफिट कैसे हुआ, ये साझेदारी फर्म के असेट के कारण हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात, ये वाला पॉइंट। चलिए बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 12 पर। यदि साझेदारी फर्म का, एक सेकेंड, यदि साझेदारी फर्म का निर्माण एक निश्चित अवधि, मतलब एक निश्चित अवधि मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अथवा किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया है, तो उस उद्देश्य की समाप्ति होने पर क्या होगा, उस उद्देश्य की समाप्ति या अवधि समाप्त होने पर फर्म का कार्य करने का निश्चय करती है, तो फिर साझेदारी व अधिकार और कर्तव्य नहीं रहेगा, कोई भी अधिकार और कर्तव्य में कोई अंतर नहीं होगा। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, यदि क्या हो गया, यदि क्या कर रहे हैं, फर्म एक निश्चित अवधि मतलब क्या करा है, 10 साल के लिए उन्होंने एक फर्म बनाई है। किसके लिए बनाई है, 10 साल के लिए साझेदारी फर्म का निर्माण करा है, ठीक है। या फिर क्या करा, एक विशेष उद्देश्य। अब विशेष उद्देश्य का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए विशेष उद्देश्य का मतलब हुआ पुल बनाने का काम लिया। मतलब इन्होंने क्या करा कि हम एक पुल बना लेंगे, इसके लिए साझेदारी फर्म का ए बी और सी ने निर्माण किया। क्या निर्माण किया है, एक पुल बनाने के लिए इन्होंने निर्माण किया है। तो फिर क्या होगा, उसके लिए ही ये बनाई है, उसके लिए बनाइए। तो फिर क्या होगा, जब ये समाप्त हो जाएगी, निश्चित करती है, तो फिर क्या हो जाएगा, साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य में कोई अंतर नहीं रहेगा। और सामान्यतः क्या होता है, जब ये विशेष उद्देश्य या विशेष अवधि के लिए बनाई जाती है, एक निश्चित अवधि के लिए बनाई जाती है, तो सामान्यतः क्या किया जाता है, जब ये पुल का निर्माण हो जाता है या ये वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं, ये पुल का निर्माण हो जाता है, तो सामान्यतः क्या करते हैं, उस साझेदारी को समाप्त कर दिया जाता है। क्योंकि उसको बनाया किसके लिए गया था, बनाया ही इसके लिए गया था। समझ में आ गया, तो आपको समझ में आ गया सारे पॉइंट। जब साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति रहती है तो क्या हो जाएगा, मैं एक बार आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। सैलरी किसी को भी नहीं दी जाएगी, कोई भी वेतन या पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, लाभों का विभाजन, जो प्रत्येक साझेदार है वो क्या करेगा, वो कंपनी के उसमें भाग ले सकता है, व्यापार में भाग ले सकता है, संचालन में भाग ले सकता है। दूसरा क्या हो जाएगा, वो पुस्तकों को देख सकता है, उसकी जांच कर सकता है और क्या ले सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है। चौथा नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा, समान अनुपात में क्या बांटा जाएगा, लाभ हानि को समान अनुपात में बांटा जाएगा। कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, मतलब साझेदार को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर कोई साझेदार आहरण करता है पूंजी का तो कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। और अगर कोई साझेदार ऋण देता है, मतलब अपनी पूंजी के अतिरिक्त कोई रकम देता है ऋण के रूप में, तो उसे क्या किया जाएगा, 6% की वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। कितने परसेंट से वार्षिक ब्याज दिया जाएगा, 6% से। कोई भी साझेदार का प्रवेश कब किया जाएगा, कोई भी साझेदार का प्रवेश सभी साझेदारों की सहमति से प्रवेश किया जाएगा। और अगर किसी को अवकाश ग्रहण करना है तो वो भी सभी साझेदारों की सहमति से किया जाएगा। अगर कोई साझेदार के कारण जानबूझकर या उसकी लापरवाही के कारण उसको क्या होता है, लॉस होता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति भी उसी साझेदार को करनी होगी, क्योंकि भैया तुमने लॉस करा है तो तुम ही क्षतिपूर्ति करो। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, अगर कोई साझेदार व्यक्तिगत क्या करता है, एबीसी हमने जो समझा था कि कोई व्यापारिक क्या करता है, फर्म का उपयोग करता है, फर्म का उपयोग करके, फर्म की संपत्तियों का उपयोग करके, फर्म के नाम का उपयोग करके कोई व्यक्तिगत लाभ कमाता है, तो उसका विवरण और वो लाभ का ब्यौरा किसको देना होगा, फर्म को देना होगा। और निश्चित अवधि और विशेष उद्देश्य वाला हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा। तो उम्मीद होगी आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं साझेदारों के अधिकारों की। ठीक है, साझेदारों के अधिकारों के ऊपर हम अब बात कर लेते हैं फटाफट से। चलिए,
साझेदारों के अधिकार मतलब पावर ऑफ, पावर क्या है, साझेदारों के पावर क्या होते हैं, शक्तियों का मतलब होता है पावर। ठीक है, तो क्या क्या पावर है ये समझ लेते हैं। पावर का मतलब क्या होता है, साझेदारों को एक अधिकार, एक तरह का अधिकार, उनके पास ये पावर है, ये शक्ति है कि वो ये काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब कोई भी पार्टनरशिप फर्म बनाई गई है तो उसका उद्देश्य क्या है, कुछ काम करने के लिए। तो काम कब कर पाएंगे, जब उनके पास पावर होंगे। तो वही अब यहाँ पर बताए गए हैं कि क्या क्या अधिकार होते हैं जो साझेदार कर सकते हैं, कि ये काम वो कर सकते हैं। जैसे ए, बी और सी, ए और बी तीन साझेदार हैं। तो अब इसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि इनको कुछ पावर, ये कोई उद्देश्य के लिए, कोई व्यापार करने के लिए ही बनाया गया है। तो व्यापार कब करेंगे, जब इन तीनों के पास कुछ पावर होंगे तभी तो ये व्यापार कर पाएंगे। तो वही पावरों का यहाँ पर बताया जाएगा कि कौन कौन से पावर हैं जिसमें साझेदार उनका उपयोग करके काम कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे पावर हैं जिनका उपयोग वो कब कर सकते हैं, जब सभी साझेदारों का उसमें क्या हो, सहमति हो। मतलब सभी साझेदार जब बोलेंगे तभी वो काम को वैलिडिटी माना जाएगा, नहीं तो वो काम की कोई वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। तो चलिए हम फटाफट से पढ़ते हैं। ठीक है, साझेदारों के पास कुछ मामलों में कार्य करने की शक्ति होना चाहिए, वही कार्य करने की शक्ति होगी तभी वो कार्य कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में, जब तक इसके विपरीत कोई सार्वजनिक नोटिस नहीं दिया जाता है, साझेदारी की ओर से एक साझेदार द्वारा किए गए कुछ अनुबंध चाहे कुछ अनुबंध, यहाँ तक कि अन्य भागीदारों के परामर्श के बिना, मतलब भागीदार मतलब क्या होता है, साझेदार या पार्टनर, अन्य पार्टनरों की परामर्श के बिना। मतलब क्या हुआ है, इसमें ए ने कोई काम करा और उसमें बी और सी से उसने पूछा ही नहीं, ए और बी ने, एक ए ने कोई काम करा और उसमें बी और सी से उसने जानकारी ही नहीं दी, उनसे कुछ पूछा ही नहीं इसने, इसने अपने मन से, मतलब अपने जो पावर है उससे भी कर लिया, तो भी वो फर्म के ऊपर क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ए को भी उसके लिए लायबल माना जाएगा और सी को, बी को भी और सी को भी, दोनों को उसके ऊपर लायबल माना जाएगा, जबकि इनकी जानकारी नहीं है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि साझेदार जो होता है वो कैसे काम करता है दूसरे साझेदारों के लिए और फर्म के प्रति, वो कैसे काम करता है, एक एजेंट के रूप में काम करता है। और जब भी कोई व्यक्ति किसी एजेंट के रूप में कार्य करता है तो वो प्रतिनिधित्व करता है अपने मालिक का। तो वो मतलब मालिक का प्रतिनिधित्व करने का मतलब क्या होता है, वहां पर मालिक दायित्व होता है। ऐसा माना जाता है कि मालिक ही काम कर रहा है, एजेंट का मतलब ही क्या होता है कि वो अपने मालिक के रूप में कार्य करता है, एक मालिक ने उसे अपना पावर दिया है कि तुम काम करो। तो यहाँ पर भी वही बात है कि अगर ए कोई काम करता है तो उसमें बी और सी भी लायबल होंगे। चलिए, तो बाध्यकारी होते हैं और प्रश्न, ठीक है, ये हो जाएगा अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे, और उस पर क्या होंगे, अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। मतलब जो भी उन्होंने काम किया उस पर अधिनियम प्रावधान जो है, अधिनियम के प्रावधान उस पर लागू होंगे। ठीक है, अब ये कौन कौन से मामले हैं जिसमें वो काम करता है, मतलब क्या होगा, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ए कौन कौन से काम कर सकता है, कब कर सकता है, बी और सी को बिना बताए। मतलब ए ने एक काम करा और उसमें बी और सी को नहीं बताया, तो भी वो क्या होगा, तो भी वो फर्म पर क्या होगा, लागू होगा, मतलब बाध्य होगा। फर्म पर भी बाध्य होगा और बी और सी पर भी बाध्य होगा। जो ए अपनी मर्जी से, मतलब अपने खुद के शक्तियों से, खुद के दिमाग से, खुद की निर्णय अपने मन से ले रहा है। मतलब मन से लेने का मतलब ये है कि उसकी पूरी योग्यताओं के अनुसार वो निर्णय ले रहा है, मतलब बेस्ट इंटरेस्ट में ही निर्णय लिया जा रहा है। क्योंकि हमने बोला है कि अगर कोई लापरवाही से काम करेगा तो उसके लिए दायी कौन हो जाएगा, साझेदार दायी होगा, अगर तो कोई भी संलेख नहीं दिया हुआ है तो। चलिए, तो हम बात करते हैं क्या कर सकता है वो फर्म की ओर से काम, तो माल खरीद सकता है या बिक्री कर सकता है, मतलब सेल और परचेस वो कर सकता है। दूसरा क्या हो जाएगा, फर्म की ओर से भुगतान प्राप्त करना, मतलब कोई भुगतान प्राप्त करना, मतलब कोई अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो उस पेमेंट को प्राप्त कर लेगा और क्या दे देगा, रसीद देने का। दूसरा क्या है, फर्म के नाम पर एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट्स के बिलों को चेक करना और ड्राइंग करना, ये भी कर सकता है। स्वीकार करना और समर्थन भी करना कर सकता है, मतलब वो प्रोमिसरी नोट को चेक करना, उनकी ड्राइंग करना और उनका स्वीकार करना और समर्थन करना भी कर सकता है। कौन कर सकता है, एक व्यक्ति। दूसरा एक साझेदार, मतलब जो एक साझेदार है, जहां हमारे केस में अभी ए ये काम कर रहा है। और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्म की ओर से माल सूची को गिरवी रखें और उसके बिना पैसे उधार लेना, मतलब वो क्या कर सकता है, पैसे उधार भी ले सकता है। और फर्म के व्यवसाय के लिए नौकरों की नियुक्ति कर सकता है, मतलब उसको लग रहा है कि कोई एम्प्लॉय की नियुक्ति करना है तो वो नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट एक बार पढ़ने वाले हैं, शायद इनसे पॉइंट ना पूछा जाए, अगर कुछ पूछा जाएगा तो अभी इनमें से कुछ नहीं लगता कि वो पूछेंगे।
तो ये पॉइंट एक बार रीड करने के क्या क्या कर सकता है बिना साझेदारों की अनुमति के। तो देखिए माल खरीद सकता है, माल बेच सकता है, दूसरा है भुगतान प्राप्त कर सकता है और उसकी वैध रसीद दे सकता है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि वो अपने नाम पर एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट्स की चेक कर सकता है, ड्राइंग कर सकता है, स्वीकार करना और समर्थन करना कर सकता है। ठीक है। चौथा चौथा पॉइंट आ जाएगा, फर्म की ओर से माल सूची में गिरवी रखें और उसके बिना पैसे उधार लेना, ये कर सकता है। और क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है, मतलब उसको जरा लग रहा है तो कोई पर्सन को भी नौकरी में अपॉइंट कर सकता है। परंतु अब कौन कौन से मामले, ऐसे मामले जिसमें अगर ए ने काम तो किया है, ए ने काम तो किया है परंतु बी और सी को उसकी जानकारी नहीं दी है, मतलब बी और सी को उसकी जानकारी नहीं दी गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो काम ए ने करे हैं ये बाध्यकारी नहीं होंगे, फर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। कब तक, जब तक इनकी सभी साझेदार इसमें क्या नहीं करते हैं, ओके नहीं बोलते हैं, सभी साझेदारों की अनुमति नहीं मिलती, तब तक ये बाध्यकारी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है। कुछ मामलों में एक व्यक्तिगत साझेदार के पास फर्म को बाध्य करने की कोई शक्ति नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि तीसरे पक्ष फर्म को तब तक बाध्य नहीं कर सकते जब तक कि सभी साझेदार सहमत ना हो। मतलब ए, बी और बी और सी, ये तीनों लोग मिल करके जब इसे क्या बोलेंगे, ओके, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओके, तब ही हम काम कर सकते हैं। अगर इन्होंने इसको ओके नहीं बोला तो हम काम नहीं कर सकते। मतलब तब तक ये बाध्यकारी नहीं होंगे, जब तक तीनों लोग इस पर ओके नहीं बोलेंगे कामों पर, तब तक ये बाध्यकारी फर्म के ऊपर नहीं होंगे। चलिए, तो कौन कौन से काम है, फर्म मध्यस्थता से संबंधित विवाद प्रस्तुत करना। मतलब मध्यस्थता मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में फर्म का जो मामला है, फर्म का कोई केस है, उसको काहे में ले जाना, आर्बिट्रेशन में ले जाना। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, मध्यस्थता का मतलब ये होता है कि क्या होता है, नॉर्मली अगर कोई विवाद होता है, कोई विवाद होता है तो हम क्या बोलते हैं, कोर्ट में जाता है। कहाँ जाता है वो विवाद, कोर्ट में जाता है और कोर्ट उस पर निर्णय लेता है। परंतु क्या होता है, कोर्ट में दिक्कत क्या आती है, कोर्ट में लगता है समय ज्यादा, काफी लंबे टाइम लग जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कोर्ट में कितने केस होते हैं, सालों साल लग जाते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा विवाद है, जो हमारा विवाद है वो कोर्ट में ना आकर जाकर काय में काय से हम सॉल्व कर ले, उसको आर्बिट्रेशन से सॉल्व करें, मध्यस्थता से सॉल्व कर ले। तो वो कब किया जा सकता है, जब सभी साझेदार इसके लिए क्या बोले, ओके बोलेंगे, तभी किया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या हो जाएगा, एक साझेदार के नाम पर फर्म की ओर से एक बैंक खाता खोलना। मतलब क्या होगा, मतलब हमने क्या करा, बैंक अकाउंट खोलना, बैंक अकाउंट खोलना। बैंक अकाउंट किसके नाम पे खोला जा रहा है, बैंक अकाउंट फर्म के नाम पर खोला जा रहा है, परंतु बैंक अकाउंट खोला जा रहा है, परंतु किसके नाम पर खोला जा रहा है, एक साझेदार के, मतलब ए के नाम पर खोला जा रहा है। फर्म का खाता खोला जा रहा है और वो किसके नाम पर खोला जा रहा है, वो ए के नाम पर खोला जा रहा है। तो ये कब खोला जा सकता है बैंक अकाउंट, जब बाकी दोनों साझेदार भी इस पर समर्थन करें, मतलब सभी साझेदार इस पर समर्थन करेंगे तभी खोला जाएगा। चलिए, पॉइंट नंबर 3 पर बात कर लेते हैं। फर्म द्वारा किसी भी दावे या दावे के हिस्से का समझौता करना या त्याग करना। मतलब क्या करना, कोई दावा था, कोई दावा था और उस पर क्या करा, समझौता करना या त्याग करना। मतलब क्या करा, कॉम्प्रोमाइज कर लिया हमने, किसी समझो दावे पर क्या कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और त्याग करने का क्या मतलब होता है, रिलिंक्विशमेंट करना। इंग्लिश में जब त्याग को आप देखेंगे तो उसका मतलब होता है रिलिंक्विशमेंट करना। अब रिलिंक्विश करने का या त्याग करने का मतलब क्या हुआ, त्याग करने का मतलब ये हुआ छोड़ देना। छोड़ देना, छोड़ देने का मतलब क्या हुआ, कोई हमारा दावा था, हमारी किसी चीज पर दावा था और फर्म ने क्या करा, अपने उस दावे को छोड़ दिया कि भैया हमको कोई दावा ही नहीं करना है, आप पर कोई दावा ही नहीं करना है, हम जो दावा कर रहे थे ना वो कोई दावा नहीं करना। तो या हम दावा कर रहे थे जितने रुपए का या जिस चीज का दावा कर रहे थे उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, उसको कम कर लेना। तो ये दोनों काम कब कर पाएंगे, जब सभी साझेदारों की क्या हो, उस पर अनुमति हो, उसकी सभी साझेदारों उस पर ओके बोलेंगे तभी कर पाएंगे। चलिए, पॉइंट नंबर 4 पर बात कर लेते हैं। फर्म की ओर से दायर मुकदमे और कार्रवाई को वापस लेना। मतलब फर्म में क्या करा, फर्म ने एक दावा दायर किया, मुकदमा मुकदमा दायर किया है, कोर्ट में केस दायर कर दिया। अब वो कोर्ट में केस में क्या करना है या कार्रवाई को क्या करना है, कोर्ट में जो केस दायर करा था, हमने जो केस दायर करा था, चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, जो केस दायर करा था उस केस को क्या करना, उस केस की कार्रवाई को हमने वापस ले लिया। मतलब कोर्ट केस हमने वापस ले लिया कि हमें कोई केस नहीं करना, आप तो केस वापस ले लो। तो ये केस कब वापस लेंगे, जब बाकी सारे साझेदारों की क्या हो, उस पर सहमति हो। चलिए, बात करते हैं फर्म के खिलाफ एक मुकदमे या कार्रवाई में किसी भी दायित्व का प्रवेश करना। मतलब हमारे ऊपर क्या आ रही थी, कोई लाइबिलिटी आ रही थी, तो हमने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया या उसको प्रवेश कर लिया। तो वो कब होगा, जब बाकी सारे साझेदार उस पर ओके बोले। क्यों, क्योंकि कल से जो लाइबिलिटी है वो पे तो किसको करना पड़ेगी, फर्म को। फर्म को पे करना मतलब
सभी साझेदार उसके लिए लायबल होंगे। तो भैया जब सभी साझेदार उसके लिए लायबल होंगे तो एक बार पूछ तो लो उनसे भी, उनकी भी तो राय ले लो। नहीं तो आप तो कल से बोल दोगे कि हाँ हाँ हम दाई तो देने को तैयार है, परंतु एंड में तो वो सब में बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए जब लाइबिलिटी सबकी आ रही है तो एक बार उनसे पूछा तो जाए। समझ में आया? लास्ट 6 नंबर का पॉइंट क्या बोला है? अचल संपत्ति का अधिग्रहण। फर्म से संपत्ति क्या है? अचल संपत्ति का क्या हो रहा है? अधिग्रहण, मतलब इक्विजिशन। अगर कोई इक्विजिशन किया जा रहा है अचल संपत्ति का जो फर्म के संबंध में है, तो वो कब किया जाएगा? उसके लिए कब एग्रीमेंट किया जा रहा है, तो कब वैलिड माना जाएगा? जब सभी साझेदार उस पर क्या बोलेंगे? ओके बोलेंगे। 7वां नंबर पॉइंट क्या है? फर्म की ओर से साझेदारी में प्रवेश करना। अब मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है? फर्म की ओर से, मतलब जो फर्म है ABCD, ये फर्म की ओर से साझेदारी में क्या करना है? प्रवेश करना। मतलब फर्म की ओर से हम किसी साझेदारी में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो जब किसी दूसरी साझेदारी में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो वो कब वैलिड माना जाएगा? जब सभी साझेदार उस पर क्या कहेंगे? ओके कहेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट समझ में आए? एक बार से मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ आपको फटाफट से। 2 मिनट रुकिए। चलिए, तो देखिए किन किन मामलों में ए बी ए कोई का एक साझेदार अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है, कभी उसे वैलिड माना जाएगा जब बी और सी, मतलब बाकी सारे साझेदार उस पे क्या बोलेंगे? ओके बोलेंगे। तभी वो बाध्य होगा फर्म के ऊपर, नहीं तो नहीं बाध्य होगा। मतलब सभी साझेदारों की सहमति होने पर ही बाध्य माना जाएगा। तो पहला क्या है? विवाद कोई प्रस्तुत किया गया है, काय में विवाद प्रस्तुत किया जा रहा है? आर्बिट्रेशन में। तभी वो वैलिड माना जाएगा जब बाकी साझेदारों से उसे वैलिड, मतलब बाकी साझेदार उस पर ओके कर देंगे। दूसरा है फर्म की ओर से क्या? एक साझेदार के नाम पर बैंक अकाउंट खोलना, तब माना जाएगा। तीसरा क्या होगा? किसी साझेदार में क्या करना? कॉम्प्रोमाइज करना, या उसमें क्या करना? रिलिंक्विश करना। मतलब कोई दावा था उसमें या तो समझौता कर दिया या उसका त्याग कर दिया, तब वो ओके माना जाएगा जब बाकी सारे साझेदार उस पर कर देंगे। चौथा पॉइंट क्या है? कोई अगर हमने मुकदमा दायर करा था और कार्रवाई थी, उसको क्या ले लिया है? वापस ले लिया। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है? मुकदमा या कार्यवाही में क्या होगा? कोई लाइबिलिटी आ रही थी, उसको प्रवेश करना, कोई लाइबिलिटी का प्रवेश करना, तो कब प्रवेश किया जाएगा? जब बाकी सभी साझेदार उस पर ओके करेंगे। और अचल संपत्तियों का अधिग्रहण, फर्म की अचल संपत्तियों का अधिग्रहण किया जा रहा है, तो ये कब किया जाएगा? जब बाकी साझेदार उस पर ओके बोलेंगे। लास्ट और 7वां पॉइंट क्या बोल रहा है? फर्म की ओर से साझेदारी में प्रवेश करना। तो फर्म की ओर से साझेदारी में प्रवेश कब किया जाएगा? जब सभी साझेदारों की उस पर सहमति होंगी। तो उम्मीद होगी ये सारे पॉइंट आपको पूरी तरह क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ गया ये आवश्यक तत्व। आधे घंटे का वीडियो हो गया है, तो आप मुझे ये भी बताएं कि वीडियो कितने देर का होना चाहिए। ठीक है, वीडियो कितने देर का होना चाहिए? मेरा उद्देश्य ये है कि आपके लिए डेली क्लासेस जो लेकर के आए वो तकरीबन 2 घंटे के आसपास की हों। 2 घंटे के आसपास की क्लासें हों टोटल, 1.5 से 2 घंटे की, मतलब 130 मिनट से लेकर के 2 आवर्स तक की, मतलब 90 मिनट से लेकर के 120 मिनट्स में डेली आपके लिए मिनिमम क्लास लेकर आऊँ। और इन क्लासों को मेरा उद्देश्य है कि 3 क्लासों में रखा जाए, 3 से 4 क्लासों में, मतलब 30-30 मिनट्स की 3 क्लासें हों या 4 क्लासें हों। मतलब ओवरऑल 3 से 4 क्लासें हों, 90 मिनट की या 120 मिनट की क्लासें हों, 3 से 4 क्लास आपके लिए लेकर के आए, ताकि आप एक 30 मिनट का एक वीडियो देखें और उसके बाद अपना वापस से पढ़ें। तो क्या होगा? 30 मिनट में ना तो आप वो महसूस करेंगे बोरियत, या एकदम से प्रेशर भी नहीं आएगा दिमाग पर। एकदम से स्टडी अगर 2-2 3-3 घंटे की एक साथ क्लास होगी तो प्रेशर आएगा। तो मेरा ये मानना है कि 30 मिनट की एक क्लास हुआ करेगी, तो एक फटाफट से आप क्लास देख लें और उसके बाद उसे फटाफट से रिवाइज भी कर लें, लगे हाथ फटाफट से देख ली क्लास, फिर उसे रिवाइज भी कर लिया। एक बार फट से मैं आपको रिवाइज क्लास के अंदर भी करा रहा हूँ, तो एक बार आपने भी रिवाइज कर लिया, तो क्या होगा? जो पढ़ा हुआ है वो दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि बड़ी बात क्या है? सबसे अच्छी बात अगर इस एग्जाम की है तो वो क्या है? MCQ। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन जो है उसमें एक आंसर जो है वो क्या है? सही है। मतलब हमें वहीं देखना, हमें लिख कर नहीं आना। लिख कर आना रहता है तो बार बार रिवीजन, बहुत ज्यादा रिवीजन होना चाहिए। परंतु अगर MCQ का बेनिफिट क्या है? MCQ दिमाग में अगर आपके है बात, तो जब आप MCQ देखेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगी। तो आप ये जरूर से कमेंट करें। और वीडियो क्लास आपको कैसी लग रही है ये आप बताएं। अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है हमारी, हम इसी तरह की वीडियो क्लासें पूरी चलाएंगे पूरे सब्जेक्टों की, तो अगर वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ये नंबर है 8962429653। इस नंबर पर आप संपर्क करके हमसे ये वीडियो क्लास हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये क्लास सब बाहर आ रही हैं। इस तरह से हम पूरा डिटेल्ड में टॉपिक आपको
हमारी जो पेड क्लासेस होंगी उसमें पूरा ऐसे कि ऐसे ही डिटेल टॉपिक, हर टॉपिक को कवर किया जाएगा, ताकि आपके आने वाली एग्जाम बहुत अच्छे से हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।